जब अंग्रेज भारत आए थे तब भारत और हिंदू समाज की स्थिति क्या थी? क्या भारत में लोग बहुत निर्धन और पिछड़े हुए थे? समाज में हर ओर छुआछूत, जात पात और ऐसी ही ढेरों सामाजिक बुराइयां चरम पर थीं। उद्योग धंधे, खेती किसानी सब कुछ चौपट हालत में थी। हमारी स्थिति वैसी ही थी जैसी आज सोमालिया और सूडान जैसे देशों की होती है। वामपंथियों द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़ें तो ये बातें सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन सत्य क्या है? यह सत्य पता चलता है अंग्रेज अधिकारियों के अभिलेखों और सर्वेक्षण रिपोर्ट्स से। भारत में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक स्थिति, उत्पादन, कृषि और चिकित्सा आदि विषयों पर तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने ये तथ्य जुटाए थे। भारतीय अभिलेखागारों की गहन पड़ताल करने पर ये तथ्य सामने आते हैं। 20वीं शती के महान विचारक और इतिहासकार धर्मपाल ने अपनी 2 बृहद पुस्तकों में इन तथ्यों को सप्रमाण रखा है। आप उन पुस्तकों को पढ़कर इन तथ्यों की सच्चाई जांच सकते हैं। ये पुस्तकें हैं द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी और इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी। हिंदी में इन दोनों पुस्तकों का संक्षेप रूप भारत का स्वधर्म के नाम से प्रकाशित हुआ है। धर्मपाल ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है कि अंग्रेजों का औद्योगिक क्रांति का अहंकार भारत आकर टूट गया था। जिस लौह इस्पात के दम पर वे नवनिर्माण कर रहे थे, उसे ढालने का इतिहास भारत में उनसे अधिक उन्नत और प्राचीन था। उत्तर प्रदेश के अतिरंजन खेड़ा में कम से कम ईसा से 12वीं शती पूर्व लोहा ढालने के प्रमाण मिलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेलेनस स्कॉट ने वर्ष 1794 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष सर जे बैंक्स को भारतीय इस्पात का नमूना भेजा। वहां के अनेक विशेषज्ञों से उसका परीक्षण कराया गया। पाया गया कि यह ब्रिटेन के सर्वोत्तम इस्पात की टक्कर का है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि ब्रिटेन में इस्पात बनाने की प्रचलित विधि में 14 से 20 दिनों का समय लगता था, जबकि भारत में वही काम 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाता था। भारत में वहां प्रयुक्त ताप से बहुत कम ताप पर ही अच्छी गुणवत्ता का इस्पात बना लिया जाता था। भारतीय समाज में लौह इस्पात बनाने की यह दक्षता देखकर अंग्रेज चकित रह गए थे। यह काम बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि भारत के पारंपरिक लोहार किया करते थे। अंग्रेजी अभिलेखों के अनुसार ही 18वीं 19वीं शती में भारत में लगभग 10,000 लौह भट्टियां थीं। अंग्रेज अफसरों ने यह स्वीकार किया है कि भारत के लोहार लौह इस्पात के उत्पादन में उनसे बहुत आगे थे। यह काम वे पारिवारिक परंपरा के रूप में सीखते और आगे बढ़ाते थे। 18वीं शती में भारत में बर्फ बनाने की तकनीक भी अत्यंत विकसित थी। प्रयाग में बर्फ बनाने के व्यवसाय का विवरण स्वयं अंग्रेज देते हैं। खेती और सिंचाई के क्षेत्र में भारतीय व्यवस्था प्राचीन काल से समुन्नत थी। देश में भांति भांति की फसलों का उत्पादन और भंडारण किया जाता था। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, फल सब्जी, वृक्ष वनोपज, बागवानी की उन्नत प्रौद्योगिकी भारत में थी। प्रचुर मात्रा में जल और नदियां होने के बाद भी भारतीय लोग जल संरक्षण के प्रति अत्यंत सजग और समुन्नत थे। राजस्थान से लेकर सुदूर दक्षिण तक इसके ढेरों प्रमाण मिलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के आसपास ही तब 1 लाख से अधिक छोटे बड़े जलाशय थे, लेकिन अंग्रेजों के कदम पड़ने के बाद वर्ष 1850 तक उनमें से आधे जलाशय सूख चुके थे। वर्ष 1800 के आसपास भारतीय खेती की उपज दर इंग्लैंड से दोगुनी तिगुनी तक थी। भारत में खेती का काम कृषक परिवार स्वयं करते थे, जबकि कथित मॉडर्न इंग्लैंड में यह काम कृषिदासों और श्रमिकों से करवाया जाता था। वस्त्र उद्योग भारत में प्राचीन काल से था। 18वीं शती तक यह उद्योग बहुत विकसित रहा। भारत के सूती कपड़ों से ब्रिटेन के बाजार भरने लगे थे। तब वहां भारतीय वस्त्रों के आयात के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट करने का षड्यंत्र आरंभ कर दिया।
वे कच्चा माल ले जाकर हमारे कपड़े हमें ही बेचने लगे। वर्ष 1810 तक भारत के कई क्षेत्रों में सूती रेशमी कपड़ा बनाने और निवाड़ आदि तैयार करने के काम आने वाली लाखों खड्डियां थीं। इन्हें ही आज हैंडलूम कहते हैं। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि 18वीं शती तक भारत में चेचक का देसी टीका उपलब्ध था। यह टीका भारत में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता था। अंग्रेजों ने भारतीय टीके को नष्ट कर उसे प्रतिबंधित कर दिया और अपनी फैक्ट्रियों में बने टीके का भारत में प्रचलन आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप 18वीं शती के बाद भारत के कई क्षेत्रों में चेचक महामारी फैलने लगी। हजारों लाखों मृत्यु होने लगी। उससे पहले भारत में पारंपरिक टीका सर्वसुलभ था, जिससे चेचक की सही रोकथाम हो जाती थी। यह बात भी अंग्रेजी अभिलेखों में दर्ज है। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के क्षेत्र में भारत के ग्रामीण वैद्य तब तक बहुत आगे थे। इंग्लैंड की स्थिति से उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। अंग्रेजों ने भारतीय शल्य चिकित्सा की विधि को अवैज्ञानिक बताकर उसे दबाया, नष्ट किया। धीरे धीरे भारत की यह महान चिकित्सा पद्धति मरने लगी। आयुर्वेद का ह्रास हो गया। यह एक गहन रिपोर्ट है। इतिहासकार धर्मपाल ने अपनी पुस्तकों में इसे पूरे विवरण और साक्ष्यों के साथ संकलित किया है। भारतीय समाज और ज्ञान विज्ञान के साथ सबसे बड़ा छल शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। आज हमें पढ़ाया जाता है कि शिक्षा पर केवल ब्राह्मणों और कुछ विशेष वर्गों का एकाधिकार था, जबकि सत्य इसके विपरीत है। भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़ने वाले 80 से 90% छात्र छात्राएं उन जातियों के होते थे जिन्हें आज पिछड़ा, दलित और शोषित बताया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी विलियम एडम ने वर्ष 1830 से 1835 के बीच बंगाल और बिहार के क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर एक सर्वेक्षण किया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कम से कम एक पाठशाला न हो। बिहार बंगाल में हर 63 लड़के पर एक विद्यालय था। एडम ने लिखा है कि गरीब से गरीब घरों के बच्चे भी स्कूल जाते हैं। इन विद्यालयों में आर्थिक अथवा सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। सभी बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं। विलियम एडम से बहुत पहले मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने भी कहा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी के हर गांव में पाठशाला थी। बंबई प्रेसिडेंसी के बारे में यही तथ्य सामने आता है। वहां के बारे में अंग्रेजों ने लिखा है कि बड़े गांवों में एक से अधिक पाठशालाएं होती हैं। लगभग पूरे भारत की यही स्थिति है। अंग्रेजों की ऐसी रिपोर्ट्स में एक बात समान है कि गुरुकुलों या पाठशालाओं में 80% से अधिक छात्र कथित निचली जातियों के हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में केवल 13% छात्र ही द्विज वर्ण के थे। लगभग यही अनुपात अध्यापकों के मामले में भी पाया जाता है। ब्रिटिश विद्वान गॉटलीब विल्हेम लेटनर ने लिखा है कि पंजाब में सभी मंदिरों और धर्मशालाओं के साथ पाठशालाएं भी होती थीं। हर ग्रामीण अपने शिक्षकों को अपने उत्पादन का एक अंश गुरु दक्षिणा के रूप में देने में गौरव का अनुभव करता है। ये सारे सर्वे और उनकी रिपोर्ट भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने तैयार की थी। इन्हीं के आधार पर आगे चलकर लॉर्ड मैकॉले ने अपनी शिक्षा नीति तैयार की थी। यह उस काल का सत्य है जिसके बारे में हम भारतीयों के मन में आज तक हीन भावना भरी हुई है। ध्यान रहे कि तत्कालीन भारत पिछले 600-700 वर्षों से इस्लामी आक्रमणों से संघर्षरत था। उसकी पारंपरिक जीवन धारा बहुत हद तक अवरुद्ध हो चुकी थी। कल्पना की जा सकती है कि मुगलों और अंग्रेजों से पहले भारतीय ज्ञान विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं कि आज हमें ही बताया जाता है कि अंग्रेजों के आने से पहले हम बहुत पिछड़े और संकीर्ण मानसिकता वाले लोग थे। इससे भी घोर आश्चर्य यह कि उन्होंने बताया और हमने सच मान लिया।